अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीके इंसाफ को इंतखाबात में धांधली साबित करने के लिए अहम मौका मिल गया। ये मौका किस तरह है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस साकिब निसार के एक और फैसले को आड़े हाथों ले लिया। ये फैसला क्या है और किस तरह से आड़े हाथों लिया गया है, इस पर भी बात की जाएगी। और तीसरी खबर जिस पर हम आज का व्लॉग करेंगे वो है कि आईनी तरामीम के मामले पर कल अहम फैसला मुतवक्के है। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग इंतहाई अहम है, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूं सबसे पहले इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज डैम फंड के हवाले से केस की समाअत हुई। ये वही डैम फंड का केस है जिस पर साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2017 में खुद नोटिस लिया था और फिर तमाम हुकूमती इदारों से फंड्स भी लिए गए थे। बैरून मुल्क जो लोग थे उनके लिए फंड वहाँ पर जाकर साकिब निसार साहब ने खसूसन बरतानिया और जर्मनी में भी डैम के लिए फंड रेजिंग की थी और बहुत सारे जो थे तकरीबन 11 अरब रुपए के करीब रकम इकट्ठी की गई थी। पाकिस्तान के तमाम इदारे, हुकूमती इदारे, सरमायाकार सब ने इस फंड में जो था वो अपनी सैलरी से भी पैसे काटे थे, दिए गए थे। हर मुलाजिम की सैलरी से तकरीबन एक दिन की सैलरी जो थी वो काटी गई थी। फिर उसके अलावा जो हुकूमती बड़े सरमायादार हैं हमारे पाकिस्तान के, उनकी जानिब से भी इस फंड में एक भारी रकम दी गई और फिर उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क से लोग हैं उनकी जानिब से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। और उस दौर में साकिब निसार के इस इकदाम पर जहाँ एक तरफ सताइश हुई कि जनाब पानी के लिए वो बड़े इकदाम कर रहे हैं पानी के लिए मुल्क में के हवाले से, वहीं पर उनकी इस इकदाम पर आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से बहुत तनकीद भी की गई। तनकीद का पहलू ये था कि चीफ जस्टिस ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो डैम बनाए या फंड इकट्ठे करे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत करना था तो वो डैम के लिए जो है वो हुकूमत की मुआवनत 184(3) के तहत कर सकती थी, लेकिन बराह रास्त खुद पैसे इकट्ठे करना, पैसे जोड़ना, पैसे हासिल करने के लिए चीफ जस्टिस का दूसरे ममालिक का विजिट करना, ये सब वो इकदाम थे जिनकी वजह से आर्टिकल 184(3) जो है वो बराह रास्त तनकीद का निशाना बनता रहा। तो उनमें से एक ये डैम फंड का मामला भी था। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जिस तरह वो हमेशा कहते रहे हैं कि जितने भी गैर कानूनी, गैर आइनी इकदाम हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो उन्हें दुरुस्त करेंगे अपने टेन्योर के अंदर ही। तो आज उनकी जानिब से इस डैम फंड का मुकदमा लगाया गया। इस मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया कि मजमूई तौर पर 11 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे और 12 अरब रुपए अब इस पर प्रॉफिट जो है वो लगा दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने इस्तफसार किया कि ये प्रॉफिट किसकी जानिब से दिया गया। तो अदालत को बताया गया कि ये प्रॉफिट हुकूमत की सरमायाकारी जो सिस्टम है, सरमायाकारी का जो प्रॉफिट रेशो है उसके तहत टी बिल्स का जो निज़ाम है उसके अंदर ये पैसे रखे गए हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के इस रकम के साथ हर महीने रोज़ाना की बुनियाद पर इसके साथ प्रॉफिट ऐड हो रहा है और अब तक ये रकम मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए बन गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने यहाँ पर यह इस्तफसार किया कि हुकूमत जो है वो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूँ मिलकर पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इस डैम फंड के लिए जो बैंक अकाउंट खोला गया था उसको प्राइम मिनिस्टर और वजीर और चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम के साथ मुश्तरका तौर पर इस फंड को इस अकाउंट को खोला गया था। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि इस फंड के लिए बड़ा एक निज़ाम भी बनाया गया था कि जनाब एक एक रुपया जहाँ से आया है उस हवाले से तमाम तफसीलात अगर किसी ने भी चेक करनी है वो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर जमा की जा सकती हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ने इस मुकदमे में सवाल ये उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूं पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख सकती है, यूं पैसे रख सकती है। इससे पहले 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में भी जो कि बैरियर टाउन का मुकदमा था, बड़ी भारी रकम
नैब बहरिया टाउन की जानिब से हर महीने की बुनियाद पर दी जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रकम को भी जो था वो वापस वफाकी हुकूमत को दे दिया था कि वफाकी हुकूमत उस हवाले से फैसला करे जो भी करना है। तो यहाँ पर भी काजी साहब ने वही सवाल उठाया। फिर उसके बाद अदालत के सामने ये भी सवाल उठा कि क्या आर्टिकल 184(3) के तहत ये सारा कुछ हो सकता था। और अमल दरामद बेंचेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पानामा केस से अमल दरामद बेंचेस को बड़ा जो है वो इसके ऊपर एक रोशनी डाली गई है, बड़ा इसके ऊपर हाईलाइट हो गया ये मामला अमल दरामद बेंचेस का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कराची बदअमनी केस में जो था वो अमल दरामद बेंच बनाया था, लेकिन पनामा केस में नवाज शरीफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए एक बेंच बना दिया गया और JIT की तहकीकात करवाई गई। फिर नवाज शरीफ को जो था वो ओहदे से हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर एक अमल दरामद के लिए एक निगरान जज जो था जस्टिस एजाजुल हसन, उन्हें बिठा दिया गया। तो अमल दरामद बेंच हो या निगरान जज हो, इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती रही है। तो आज काजी साहब ने अमल दरामद बेंच के हवाले से भी पूछा, तो इस पर जो वापडा के वकील थे साद रसूल, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि अमल दरामद बेंच की आइन और कानून में इजाज़त कहाँ है। तो वापडा के वकील ने कहा कि जनाब अगर इजाज़त नहीं है तो कोई पाबंदी भी नहीं है। साबका जो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान, इमरान खान के दौर में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, उनकी जानिब से कुछ चीज़ों को डिफेंड करने की कोशिश की गई। फिर अखबारात की सुर्खियों की भी बात की, तो काजी साहब ने कहा कि हम यहाँ पर आपको अखबारी सुर्खियाँ जो है वो पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपने सुर्खियाँ बनवानी है, अखबारी खबरें लगवानी हैं, तो फिर आप बाहर चले जाएं या आप पार्लियामेंट में जाके करें। अब अदालत के सामने जो था वो अदालत ने इस हवाले से जुमे तक की जो है वो तमाम हुकूमत से और जो दीगर फरीक़ैन थे वापडा से, उनसे तजावीज़ तलब की हैं कि इस मामले में क्या काम जो है वो अमली तौर पर किया जा सकता है। फंड्स के मामले से अदालत को आगाह किया जाए और दूसरा इस जो मौजूदा बेंच है इसके हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाए कि इस मुकदमे को क्या आगे लाहेअमल क्या बनाया जाए, या इसको चलाया जाए या ख़त्म किया जाए, और फंड कहाँ मुंतकिल किया जाए अगर हुकूमत को भी दिया जाता है। तो ये तजावीज़ जुमे के रोज़ तक अदालत ने मुलतवी कर दी हैं। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी बड़ी खबर के पर। वो दूसरी बड़ी खबर ये है कि आइनी तरामीम पर रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त हो रही है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से मौलाना की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। मैंने आपको बताया था ऐवान सदर में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, तमाम लोग उसमें मौजूद थे। और आज बिलावल ने उस हवाले से बात करते हुए, सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि जब बड़े बैठे हैं तो फिर उस मुलाकात में कुछ बातें भी बड़ी होंगी। फिर ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से कि हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो 63A यानी मुनहरिफ अरकान को भी अपने साथ शामिल कर ले, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि ये मामला इत्तफ़ाक़ राय से हो जाए और मौलाना का किरदार इस सारे मामले में रहे। दूसरी जानिब मौलाना के साथ अगर एक तरफ ऐवान सदर में बड़ी मुलाकात हुई, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना से राब्ता किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी भरपूर कोशिश है कि आइनी तरमीम ना हो सके, आज उनका मौलाना से 6:30 बजे के करीब वफ्द जो था वो मुलाकात के लिए आया, जिसमें रऊफ़ हसन थे, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर थे, हामिद खान और सलमान अकरम राजा, ये 4 रुकनी वफ्द मौलाना से मुलाकात के लिए आया। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर तो सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे, लेकिन अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पर नीयत यही है कि आइनी तरमीम ना हो सके। अब मौलाना पे है कि मौलाना ने की कोशिश है कि जनाब अगर वो हुकूमत के साथ मिलते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किसी तरह राज़ी करके अपने साथ ले चले। लेकिन मौलाना साहब ये काम होना नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं ना पंजाबी में, जग को, सारी दुनिया को आप साथ मिलाकर नहीं चल सकते, दुनिया राज़ी नहीं कर सकते आप। कुछ बातों पर आपको अल्टीमेटली जो है वो फिर इकदाम उठाना पड़ता है। अगर मौलाना साहब आपने हुकूमत का साथ देना है, जो कि बज़ाहिर लग भी यूँ रहा है कि बहुत सारे मामला तो बताया ये जा रहा है कि आपका और हुकूमत का इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, तो फिर आप साथ चले। अच्छा, बिलावल की जानिब से आज एक और बात मैं आपको बता दूँ जो कि इम्पोर्टेंट है कि मौलाना बिलावल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा 2 आइनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 51, इन पर हुकूमत की जानिब से तरमीम करने जा रही थी। तो इन पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और मौलाना राजी नहीं हुए। आईनी अदालतों के क़याम की हद तक रजामंदी किसी हद तक हो चुकी है। आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक से मुतल्लिक है। इस हवाले से चहम गोइयाँ ही हो सकती हैं क्योंकि ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं है। आर्टिकल 8 में शायद कोई फौजी अदालतों के मुकदमा थे या कुछ इस किस्म की चीज़ें थी जिस पर इतफाक़ नहीं किया गया। दूसरा आर्टिकल 51 है जो कि कौमी असम्बली और सेनेट से मुतल्लिक है। शायद हुकूमत उसमें भी कोई बड़ी तरमीम लाना चाह रही थी जिस पर फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका, लेकिन आईनी अदालतों के क़याम की हद तक इत्तफ़ाक़ राय जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और इसीलिए तवक्को ये की जा रही है कि 25 अक्टूबर से पहले किसी भी वक्त ये तरमीम आ सकती है। अब नाज़रीन, हाँ, एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट जो मैं बता दूँ कि आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क भर की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल बड़े करीब हैं, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। और फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान पीटीआई की दरख्वास्त है, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की दरख्वास्तें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ दरख्वास्तें हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ दरख्वास्तें हैं कि आईनी तरमीम से रोका जाए। तो इस हवाले से एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत कल होने जा रही है, वो है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में हमेशा ये कहा जाता है कि पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ज़रा ज़्यादा सुनी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ज़रा ज़्यादा दिया जाता है। तो वहाँ पर कल 2 रुकनी पेशावर हाई कोर्ट का बेंच, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद, 2 जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। और बुशरा गोहर ने ये एडवोकेट अली दुरानी के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें मौक़िफ़ यही अपनाया गया है कि पाकिस्तान को आईनी तरमीम से हुकूमत और पार्लियामान को रोका जाए। और ज़ाहिर बात है टैक्टिस हैं ये सारे के सारे। देखते हैं आप कल पेशावर हाई कोर्ट से अगर पेशावर हाई कोर्ट इसमें नोटिस करती है और स्टे दे देती है तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा और फिर उसके बाद हुकूमत के पास तमाम ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगी मासवा इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बराह रास्त अपील इस मुकदमे के खिलाफ समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। देखते हैं कल पेशावर हाई कोर्ट इसमें कोई बड़ा हुक्म जारी करती है या नहीं करती। अब नाज़रीन आते हैं जो तीसरी बड़ी खबर है कि इंतखाबात में धांधली फार्म 45 फार्म 47 ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके पसंदीदा सहाफ़ी जो उनके साथ लगाव रखने वाले सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से 8 फरवरी के बाद से मुसलसल दोहराया जा रहा है कि ये फार्म 45 वाली हुकूमत है या फार्म 47 वाली हुकूमत है। जनाब ये हुकूमत सही बन नहीं सकती, ये हुकूमत आईनी तरमीम ला नहीं सकती, ये हुकूमत जाली है, ये हुकूमत ये है, इंतखाबात में बड़ी धांधली हो गई है। तो अब इसके लिए अगर किसी भी इलाके में हल्के में धांधली हुई है तो उसको साबित करने का वाहिद जो आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। पंजाब में दीगर मुल्क के जो खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध और बलूचिस्तान में तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने शुरू से ही काम करना आगाज़ कर दिया था। बलूचिस्तान की अदालतों ने, ट्रिब्यूनल्स ने तो बहुत सारे फैसले भी कर दिए, लेकिन पंजाब में ये मामला काफ़ी हद तक जो था वो तनाज़ा की सूरत इख्तियार कर गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मलिक शहजाद गिबा साहब, उन्होंने कुछ जजेस के नाम दिए, उस नामों पर एतराज़ किया गया। वो सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग में कहता रहा हूँ और उन नामों के बाद अब जाके जस्टिस आलिया नीलम के साथ 4 चीफ जजेस लाहौर हाई कोर्ट के और 4 रिटायर्ड जजेस जो थे वो उनके ऊपर इत्तफाक राय कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया इसी हवाले से एक फ़ैसला दिया था। तो आज बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब के 4 जो नाम आने थे और उन नामों को जो है वो पब्लिक कर दिया गया है, उन नामों पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब उन नामों के मुताबिक जस्टिस राना जायद जो हैं वो लाहौर के जस्टिस रिटायर्ड हैं। ये राना जायद जो है वो लाहौर के मुकदमा सुनेंगे, इंतखाबी उज़रदारियाँ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाजवा गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के मुकदमात सुनेंगे। बहावलनगर, बहावलपुर रहीम यार खान और लोधना और मुजफ्फरगढ़ के लिए जस्टिस रिटायर्ड जफ़र इकबाल मुकदमात सुनेंगे। और इसके अलावा रावलपिंडी, अटक, तलागंग, जेहलम, मरी और चकवाल के मुकदमात जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर कराचा सुनेंगे। अब ये चारों इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फाल हो चुके हैं, बल्कि 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फाल हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इंतहाई अहम अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जाए, इंतखाबात में धांधलियों को जो मौक़िफ़ है उनका उनको साबित कर सके।
इससे पहले भी बहुत सारे मामला पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचाती रही है। 2014 के इलेक्शन पर भी इमरान खान की जानिब से 35 पंचर का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था। बड़े सहाफ़ियों ने उसके चर्चे किए 35 पंचर के। जिस तरह आजकल फार्म 45 और फार्म 47 का हो रहा है ना, उसी तरह 35 पंचर का भी चर्चा बहुत हुआ था। तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कमीशन भी बनाया। जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस थे नासिर मुल्क साहब, उनकी सरबराही में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग भी दे दी कि जनाब ऐसी धांधली नहीं हुई जो सिस्टमेटिक धांधली जिसको कहा जा सके। तो फिर उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब वो तो मेरा सियासी बयान था, तो ये फार्म 45 फार्म 47 भी मेरा ज़ाती तौर पर शुरू से यही मौक़िफ़ है कि ये सियासी बयान है और इसकी हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब चूँकि हमारा मुआशरा, हमारे सहाफ़ी लोग इस बयानिए के साथ बह चुके हैं, तो अब बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाए, अपने मुकदमात पेश करे, धांधली के जो शवाहिद हैं उसके पास, वो सब के सब पेश करे और साबित करे कि जनाब इंतखाबात में धांधली हुई है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन दरख्वास्तों पर या दीगर जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, उन पर क्या फ़ैसला होगा, इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।